नमस्कार। तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम अंतिम कवि जो आपके कोर्स में है ढूला मारूरा दोहा, वो हम पढ़ रहे हैं, जिसके 2 वीडियो आप देख चुके हैं। 115 तक हम पढ़ चुके हैं, मारवाणी का संदेश जो आपके सिलेबस में रखा गया है। अब हम 116 से पढ़ेंगे। मारवाणी संदेश वाहक के साथ संदेश भेज रही है और विभिन्न उपमाओं के माध्यम से, विभिन्न अलंकारों के माध्यम से, विभिन्न लौकिक उपमानों के माध्यम से वो पथिक को ये संदेश दे रही है कि जब तुम्हें ढोला मिल जाए तब उसको इस प्रकार से संदेश देना, इससे ये पता चल जाए कि मारवाणी तुम्हारे विरह में या तुम्हारे वियोग में कितनी दुखी है। तो विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा वो ये संदेश दाढ़ी के द्वारा, संदेश वाहक के द्वारा भेज रही है। 5 दोहे हम पढ़ चुके हैं। छठे में ये उदाहरण दे रही है कि दाढ़ी जे साहिब मिले यूं दाखविया जाए, कि हे दाढ़ी, हे संदेश वाहक, अगर तुम्हें साहिब मिल जाए तो इस प्रकार से तुम मेरी बात प्रस्तुत करना। दाखविया यानी इस प्रकार से कहना। क्या कहना? आँखियां सीप विकासिया स्वातिज बरसों आए। अर्थात इस उदाहरण के द्वारा मारवाणी ये कह रही है कि उसकी आंखें रूपी जो सीप है वो विकसित हो गई है। अब तुम्हारे प्रेम के, तुम्हारे मिलन के स्वाति रूपी जो जल है उसकी जब वर्षा होगी तभी इसमें से मोती रूपी जो सौंदर्य है वो निखर कर बाहर आएगा। अर्थात इस उदाहरण के द्वारा नायिका ये कहना चाह रही है कि वो पूरी तरह यौवनवती हो गई है, उसकी आंखें हैं पूरी तरह विकसित हो गई है, और जब मिलन का स्वाति रूपी जल बरसेगा तभी उसमें से मोती है वो विकसित होंगे। ऐसी लोक मान्यता है कि सीप के अंदर मोती होता तो है, लेकिन जब स्वाति नक्षत्र के जल की वर्षा होती है तभी उसमें से वो मोती बाहर निकलता है। तो नायिका इसी लौकिक उपमान का, उदाहरण का प्रयोग करते हुए नायिका की इस स्थिति को कवि इस प्रकार बता रहा है कि आंखें रूपी सीप है वो विकसित हो गई है, अब मिलन रूपी स्वाति जल की वर्षा होगी तभी उसमें से मोती निकलेंगे, अर्थात तभी आनंद की प्राप्ति होगी। दाढ़ी एक संदेश डो कही ढोला समझाए, जोवण आंबो फल रहो साख न खाओ आए। अब आगे के दोहे में कवि मारवाणी की यौवन की स्थिति को इस उदाहरण के द्वारा बता रहा है कि हे दाढ़ी, अगर एक संदेशा है वो तुम ढोला को समझा कर कहना। क्या समझा कर कहना? कि यौवन आंबो फल रहे हो, कि यौवन रूपी आम है वो फल गया है। अर्थात यौवन रूपी जो वृक्ष है उसके ऊपर आम रूपी जो फल है वो यौवन रूपी फल, यौवन को आम की उपमा दी गई है, वो फल गया है, अर्थात वो पूरी तरह से अब विकसित हो गया है। साख न खाओ, इसका मतलब यह है कि साख पे पका हुआ, डाल पर पके हुए फल को ही तुम आकर क्यों नहीं खाते हो। दो इसके भावार्थ एक साथ निकल रहे हैं। एक तो ये है डाल पर पका खाना है अगर फल तो ढोला को जल्दी आना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि यौवन को यहाँ पर आम की उपमा दी गई है, और जो आम है वो जब तक डाली पर पका हुआ होता है तब तक ही मीठा होता है, डाली से उतरने के बाद धीरे धीरे उसका स्वाद है, उसका रस है वो कम होता चला जाता है। इसी प्रकार से कवि मारवाणी के यौवन को आम की उपमा देकर ये बताना चाह रहा है कि इस समय मारवाणी पूर्णतः यौवनवती हो गई है, इसलिए तुम्हें शीघ्र ही उससे मिलन के लिए आ जाना चाहिए। दाढ़ी जई प्रीतम मिले यूं दाखविया जाए, जौवन छत्र उपाड़ियों राजन बैसऊ गाए। आगे के दोहे में कवि मारवाणी की स्थिति के, यौवन का स्थिति का वर्णन इस प्रकार से कह रही हैं कि नायिका पूरी तरह यौवनवती हो गई है और इसलिए अब यौवन क्या कर रहा है? छत्र को उपाड़ देगा। अर्थात यौवन रूपी छत्र है वो उपाड़ियों का मतलब राजस्थानी भाषा के अनुसार यह है कि प्रकट हो गया है, पैदा हो गया है, बड़ा हो गया है। राजन, अब तुम इस पर बैठकर राज्य करो, इसकी छाया में बैठकर राज्य करो। अर्थात यौवन रूपी छत्र है वो पूरी तरह से विकसित हो गया है, अब आकर के तुम इसकी छाया में बैठकर राज्य करो। भावार्थ सबका यही निकलेगा कि कवि
मारवाणी की वियोग अवस्था का वर्णन करते हुए संदेश वाहक के द्वारा ये संदेश भेजना चाहता है, ये कहना चाहता है कि मारवाणी पूरी तरह यौवनवती हो गई है, ढोला अब तुम्हें आकर के उससे मिलना चाहिए और आकर के उसके यौवन का पान, यौवन जो रस है उसका पान करना चाहिए, या ये बताना चाह रहे हैं कि अब तुम्हें मारवाणी को अपने साथ ले जाना चाहिए। आगे की पद में 119 नंबर पद हम पढ़ने जा रहे हैं। दाढ़ी जई साहिब मिलई यूं दाखविया जाए, कि ही दाढ़ी अगर साहब मिल जाए तो तुम इस प्रकार से कहना, क्या कहना? यौवन कमल विकास एवं भंवर न बैसई आए। बहुत ही लोक में प्रसिद्ध जो उपमान है उनका सहारा यहाँ लिया गया है और कवि ने लौकिक उपमानों के द्वारा मारवाणी के यौवन का चित्रण यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ही दाढ़ी प्रियतम को तुम ये संदेशा देना, क्या संदेशा देना? कि जो यौवन है वो कैसा हो गया है, कमल के समान विकसित हो गया है, लेकिन इसके ऊपर भ्रमर है वो आकर के बस नहीं रहे हैं। तो भ्रमर की उपमा यहाँ ढोला को दी गई है और कमल की उपमा नायिका के यौवन को अर्थात मारवाणी को दी गई है। तो यहाँ पर वो ये कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है या इस प्रकार से इसको समझाना चाहता है कि नायिका का जो यौवन है वो क्या हो गया है, वो कमल के समान विकसित हो गया है और इसलिए वो ये निवेदन करना चाहती है, ये संदेश दे रही है या ये बताना चाह रही है कि अब तुम भ्रमर के समान आकर के और इसका रसपान कर लो। आगे के पद में यहाँ पर समझ में आ गया हो आपको कि नायिका के यौवन को कमल की उपमा दी गई है। विकसित होने का मतलब है समय आ गया है, कमल पूरी तरह खिल चुका है और भ्रमर न बैसे आए, कि भंवर है वो इस पर अगर आकर बस नहीं रहे हैं तो इसका खिलना बेकार है, इसलिए तुम भंवर के समान आकर के इसके ऊपर बैठो और इसका रसपान करो। दाढ़ी एक संदेश रऊ ढोलई लगी लई जाए, जोवन चापौ मऊर यऊ कली ने चुट्टे आए। सभी का भावार्थ यही निकलेगा कि मारवाणी के वियोग वर्णन का, उसकी व्यथा का वर्णन किया गया है और कवि यहाँ पर ढोला को ये संदेश देना चाहता है कि मारवाणी यौवनवती हो गई है, इसलिए तुम आकर के और इसका उपभोग करो। आगे के इस दोहे में कवि ये उपमा दे रहा है, जोवन चंपौ मौर्य, कि यौवन रूपी जो चंपा है उसकी जो मंजरियां हैं वो पूरी तरह खिल गई है, अब इन कलियों को तुम आकर के चूट लो, अर्थात इन कलियों को तुम आकर के उपभोग करो। तो यहाँ पर नायिका की जो यौवन है उसको चंपा के फूलों की उपमा दी गई है और राइटर ये बता रहा है चंपा का फूल है उसकी उपमा दी गई है कि अब इनकी कलियों को तुम आकर के चूटो। इसका मतलब यही है, भावार्थ यही है कि नायिका का यौवन है पूरी तरह से विकसित हो चुका है, इसलिए हे दाढ़ी, हे संदेश वाहक, तुम जाकर ढोला को ये संदेश देना कि तुम अब आकर के नायिका को ले जाओ या उसके विरह को, दुख को दूर करो और मिलन रूपी सुख है उसको प्रदान करो। तो विभिन्न लौकिक उपमानों के द्वारा यहाँ पर मारवाणी के संदेशा में कवि द्वारा मारवाणी के यौवनवती होने की और उसके विरह की व्यथा का वर्णन आपको बता रहा है।